जय श्री राम बच्चों। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर का एक टॉपिक पकड़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है हेनरी लॉ। अब मैंने इसको हेनरी लॉ इसलिए बोला है क्योंकि बुक्स में और बाकी सब जगह पर इसको हेनरी लॉ के नाम से पढ़ाया गया, मगर अगर ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये दो लॉ है, हेनरी लॉ एंड डाल्टन लॉ। तो हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी ज्यादा। कौन सा चैप्टर है हमारा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, नाम है गैस इन लिक्विड। अब इस चैप्टर में ना तीन चीजें बेसिकली, लिक्विड में गैस डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व होगी तो क्या होगा, लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, और अलग अलग नॉर्म से है। जैसे लिक्विड में गैस डिसॉल्व होगी तो हम इसे कहेंगे हेनरी लॉ, लिक्विड में लिक्विड डिसॉल्व होगा तो हम उसे कहेंगे रॉल्स लॉ, लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व होगा तो उसके लिए एक अलग से चीज आती है, इसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग चीजें। तो हम आज एक टॉपिक पढ़ रहे हैं लिक्विड में गैस। तो सबसे पहले तो एक बात दिमाग में क्लियर कर लो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब हम चैप्टर में नाम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग एकदम खुल जाना चाहिए कि जो भी कुछ होगा ना पूरे चैप्टर में वो सिर्फ क्या होगा, मिक्सिंग होगी, फिजिकल मिक्सिंग। फिजिकल मिक्सिंग होगी, इनमें कुछ चीज रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर चीजें रिएक्ट कर गई तो फिर वो चैप्टर ही नहीं रहा ना, तो फिर तो कुछ और चैप्टर हो गया। मतलब तुम जैसे लिक्विड मान लो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे लिए पानी है, तो पानी में तुमने हाइड्रोजन डाली है, तो हाइड्रोजन डिसॉल्व होती है, डाल सकते हो, ऑक्सीजन डिसॉल्व हो सकती है, डाल सकते हो, उसमें हम पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन डिसॉल्व सकती है, हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। मगर अगर तुमने पानी में अमोनिया डाल दिया, अब पानी और अमोनिया तो क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, तो वो फिर इस टॉपिक में नहीं आएगा, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से शुरू करूं। अगर तुम्हें कोई टॉपिक क्लियर ना रहे तो तुम कमेंट बॉक्स पे लिख देना, और या फिर साथ में आपको बताइए कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा होता है, उस पर भी अगर कोई प्रॉब्लम भेजना चाहो तो भेज सकते हो। तो हमारे पास एक टॉपिक है गैस इन लिक्विड। अब बेसिकली हमें 1803 के आसपास दो साइंटिस्ट ने दो नियम दिए, दोनों एक दूसरे से उल्टे लग रहे हैं, मगर दोनों में से गलत कोई नहीं है। जैसे हमने 11th में एक चीज पढ़ी थी, सुनी थी, सुनी तो जरूर थी, मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब उसके नाम से साउंड होता है कि यार दोनों आपस में उल्टे रहेंगे, एक मार्कोनिक एक एंटी मार्कोनिक है। जैसे कुछ होते हैं नेशनलिस्ट, कुछ होते हैं एंटी नेशनलिस्ट, उल्टे होते हैं। तो वहां पर भी एक साउंड आता था मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक, उल्टे होते हैं, मगर वो उल्टे नहीं थे। उसी प्रकार से यहां पर दो नियम है, एक है हेनरी लॉ और एक है डाल्टन लॉ। हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि दोनों आपस में एक दूसरे से उल्टा बता रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं, ठीक, मगर गलत कोई नहीं है, वो हम अभी पढ़ लेते हैं। गलत कोई नहीं है, ये मत नहीं सोचना कि हेनरी ने डाल्टन को गलत कर दिया था, डाल्टन ने हेनरी को गलत कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। अच्छा, जैसे जो बच्चे मुझसे पहले जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, तो उनको पता है कि क्लास कैसे अटेंड करनी है। अगर क्लास पूरी इफेक्टिव चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, पहले एक बार में पूरा ध्यान से सुनो, ईयरफोन लगा लो, आराम से ध्यान से सुनो, और सेकंड टाइम में क्या करना है, जब ध्यान दोबारा जब इसको सुन रहे होंगे, रिवाइज करोगे, तो साथ साथ अपने कॉपी पेन तैयार रखना, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है जी। तो अगर मान लिया जाए मैं तुम लोगों से कहूं कि भैया आपको ना थम्स अप की फैक्ट्री लगानी है या पेप्सी बनानी है, और दूसरे को कहूं कि बेटे आपको ना फ्रूटी की फैक्ट्री लगानी है, माजा बनानी है, स्लाइस माजा टाइप की कुछ होती है, तो हमको ये क्लियर है कि जो बालक माजा की फैक्ट्री लगाएगा वहां पर माजा के अंदर गैस बहुत ही नाम मात्र की डिसॉल्व होती है, उसमें सिर्फ सॉल्यूशन सही होता है, गैस होती नहीं है लगभग। तो माजा की जो फैक्ट्री लगा रहा हो बच्चा, उस बच्चे को माजा में गैस घोलने के लिए, जो थोड़ी बहुत गैस है, उसके लिए मशीन से कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गैस है ही नहीं कुछ, लगभग डिसॉल्व ही नहीं है। मगर जो बालक थम्स अप की या पेप्सी की फैक्ट्री लगा के बैठा है, उसको क्या करना पड़ेगा, पेप्सी और थम्स अप में हम सबको पता है बहुत ज्यादा गैस घुली होती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मशीन से, जितना प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया जाए मैं कहूं कि मेरे पास एक गिलास पानी है, और पानी के अंदर अगर गैस घुल जाती है तो सोडा बन जाता है,
तो इससे ये लगता है कि यार हमारे तो घर में सोडे होने चाहिए खूब सारे, हमारी नदी नहीं बहनी चाहिए, सोडा बहना चाहिए, क्योंकि नदी पे पानी है और ऊपर एटमॉस्फेयर है, हवा है। लेकिन सबको पता है उसमें हवा कितनी डिजोल्व होती है, इतनी डिजोल्व होती है कि मछली जी ले बस, इतनी थोड़ा डिजोल्व होती है कि हम सोडा बना के पी लें उसको। तो अगर हम चाहते हैं कि उसके अंदर गैस ज्यादा डिजोल्व हो जाए तो हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन इसको पहली बार मैथमेटिकली बताया डाल्टन और हेनरी लॉ के नाम से, दो साइंटिस्ट ने तकरीबन 1803 के आसपास। तो दोनों क्या बोल रहे हैं, एक बंदा है जिसका नाम है डाल्टन, नाम सुना ही हुआ तुमने इसमें जाएगा। तो डाल्टन भैया क्या कहते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस विच इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। धीरे धीरे कि मान लिया जाए तुम्हारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कोई लिक्विड है, लिक्विड सबसे जनरल पानी मान लो, ठीक, उसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है और यहां पर गैस भरी हुई है। अब गैस मैंने क्या बताई कैसी होनी चाहिए जी, डिसॉल्व नहीं हो, डिसॉल्व हो, रिएक्ट ना करे। तो मैंने नाइट्रोजन भर लिया, नाइट्रोजन पानी में रिएक्ट नहीं करती। तो हम ये कह रहे हैं कि हम इस पिस्टन पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस इस पानी में सॉल्युबल हो जाएगी, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबल। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस dissolved in the liquid is directly proportional to pressure applied on it। खत्म। हम जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस dissolved in the liquid is directly proportional to pressure applied on it। पहली चीज। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई, ग्राम पर लीटर। तो भैया दिमाग में ये भी है हमारे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस dissolved in the liquid is directly proportional to pressure applied on it। तो इसको ऐसे बोल दो, the mass of the gas dissolved in the liquid is directly proportional to pressure applied on it। mass of the gas dissolved in the liquid is directly to pressure applied on it। भाई सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो भैया mass of gas ज्यादा है। या तुम इसको ऐसे भी बोल दो, the molarity of the gas dissolved in the liquid is directly proportional to pressure applied on it। तो भी चलेगा। जितनी ज्यादा मोलैरिटी है, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ये भी ठीक है। या ऐसे बोल दो, द मोलैरिटी ऑफ द गैस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। सब एक ही बात है भाई। भाई अगर प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी ना, तो प्रेशर बढ़ा तो गैस का मास भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा तो उसकी मोलैरिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा तो उसकी मोलैलिटी भी बढ़ेगी, और प्रेशर बढ़ा तो उसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। सारे ठीक है, ठीक है जी। बड़ी सिंपल चीज थी। क्या बोला मैंने कि भैया तुम थम्स अप बनाना चाहते हो तो ठीक है भाई, चाह रखो अपने मन में, उसमें बहुत ज्यादा गैस डिसॉल्व होती है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। कौन भैया थे ये डाल्टन भैया थे। अच्छा जी, अब एक दूसरे भैया भी है, नाम क्या है उनका, उनका नाम है हमारे हेनरी भाई साहब। अब ये हेनरी भाई साहब क्या कहते हैं, उन्होंने इससे उल्टा बोला ठीक है, वो तुम पता लग जाएगा, अभी तुम देख लेना, प्रूफ है वो। तो बोला ठीक है, क्या कहते बेटा, थम्स अप पियोगे ना तो डकारे भी ज्यादा मारोगे। समझ में आई क्या बोला मैंने, या माजा पियोगे ना तो डकारे कम मारोगे। अब ये क्या मतलब है जरा सुन लेते हैं। इससे उल्टा है, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, मान लो यूट्यूब पे हमारी ये वीडियो वायरल हो जाती है, हिट हो जाती है, ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। अब सेलिब्रेट करने में क्या करूं, एक फ्रूटी की बोतल मंगवाऊं और उसको ऐसे करके हिलाऊं और उसके बाद जब ढक्कन खोल दूं भुर्र करके बाहर निकलेगी, वो नहीं होगा। ऐसे फ्रूटी ऐसे बाहर नहीं निकलती। मगर यही काम अगर मैं थम्स अप के साथ कर दूं तो सेलिब्रेट करने के लिए थम्स अप मंगवाऊं और उसको ऐसे हिलाऊं और उसका ढक्कन खोल दूं तो भुर्र करके बाहर निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। तो हेनरी भी यही कह रहा है कि तुमने ज्यादा प्रेशर लगा के गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कर दी थी ना, अब जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबल है उतना ज्यादा बैक प्रेशर भी मारेगी। उल्टा और ठीक, तुमने गैस पे प्रेशर लगाया, गैस सॉल्युबल हो गई, थम्स अप बन गई। तुमने ज्यादा सॉल्युबल गैस कर रखी थी, गैस ज्यादा प्रेशर भी मारेगी, थम्स अप पीने के बाद ज्यादा तुम्हें बर्फ भी आएंगे, डकारे भी ज्यादा मारोगे। जब उसके एक थम्स अप की बोतल है और एक माजा की बोतल है, तो थम्स दोनों एयर टाइट बोतल भरी पड़ी हुई है, तो थम्स अप की बोतल पे क्या होगा, ढक्कन पे ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा। जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व है उतना ज्यादा प्रेशर भी मारेगी। द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस
dissolved in the liquid is directly proportional to its solubility in that liquid. उल्टे हैं दोनों। ये कह रहा है जितनी ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्ट टू प्रेशर। ये कह रहा है जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा प्रेशर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करा उतनी ज्यादा सोल्यूबल होगी गैस, जितनी ज्यादा गैस सोल्यूबल है उतना ज्यादा प्रेशर भी मारेगी गैस। दोनों आपस में अपोजिट है। द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैरिटी। द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। द प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सारे ठीक है, ये सारे ठीक है, हेनरी में सारे ठीक है, डाल्टन में सारे ठीक है, और दोनों आपस में अपोजिट बोल रहे हैं लेकिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दोनों आपस में। अब बस मजे की बात ये है कि तुम जनरली किताबों में देखोगे कि हेनरी लोगो ना इस टर्म में लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू के इनटू मोल फ्रैक्शन, इस टर्म में ज्यादा लिखा हुआ है। बाकी के नो फॉर्मूला का जिक्र ही नहीं है। और डाल्टन को तो कोई अंडर एस्टिमेट कर रखा है, डाल्टन के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट, लेकिन अब लोगों को पता भी नहीं होता ये डाल्टन है, डाल्टन के न्यूमेरिकल है। और किताब वाले भी इतने मजेदार हैं, वो हेनरी के नाम से डाल्टन के न्यूमेरिकल भी फेल देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनते रहो। अब ये हमारा डाल्टन है, ये हमारा हेनरी है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमारा, ध्यान सुनो फिर से एक बार, ये कह रहे हैं भाई साहब हमारे कि भैया अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, जितना प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्ट टू प्रेशर। इस ग्राफ को ऐसे ही पढ़ेंगे ना, सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट टू प्रेशर। ये क्या कह रहा है? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये शायद मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो सुन लो। इसका मतलब है प्रेशर डायरेक्ट टू सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी डायरेक्ट टू प्रेशर। तो ये जो स्लोप आएगा ना, ये हमारा हेनरी कांस्टेंट आएगा, और जो ये स्लोप आएगा ना, ये हमारा डाल्टन कांस्टेंट आएगा। दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं। ये कह रहा है सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्ट टू प्रेशर, और ये कह रहा है प्रेशर इज डायरेक्ट टू सॉल्युबिलिटी। ठीक, अब तक बड़ा मजा आ रहा होगा तुम्हें पढ़ने में, सुनने में। अगर अब तक यहां तक आ गए हो तो बड़ा मजा आ रहा होगा। बेटा सारा मजा ढीला हो जाएगा जब न्यूमेरिकल आएगा। अब जब न्यूमेरिकल आएगा ना, या फिर न्यूमेरिकल से पहले मान लो यही चीज है। अब एक बच्चा ऐसे इसको ट्रांसलेट कर चुका है, एक बच्चा इसको ऐसे ट्रांसलेट कर चुका है। अब दोनों फिर बैठे बैठे रोएंगे कि यार ये तो आपस में उल्टे हो गए, मैथमेटिकली तो ये ठीक नहीं लग रहा। एक कह रहा है प्रेशर इज इक्वल टू के इनटू मोल फ्रैक्शन, एक कह रहा है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के इनटू प्रेशर। मैथ्स के हिसाब से तो सही नहीं है। तो भैया एक बात ध्यान से सुन लो, क्या हेनरी कांस्टेंट डाल्टन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर मान लिया जाए, देखो भाई सिंपल बात है, तो मुझे सही नहीं लग रहा मैथ्स के हिसाब से। सोचो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू मान लिया जाए 10 है, और इसकी वैल्यू क्या है? 1/10 है। अब देखो, अब तुम्हें सही लग रहा होगा ये। अगर इसकी वैल्यू 10 मान लो, उसकी वैल्यू 1/10 मान लो, सही लगेगा ना? फिर बस यही कहा गया, ठीक। तो जैसे इसको फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं, एक कह रहा है प्रेशर इज इक्वल टू के इनटू मोल फ्रैक्शन, दूसरा कह रहा है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू के इनटू प्रेशर। मैथमेटिकली ये सही नहीं लग रहा, मगर ये कब सही लगेगा? जब ये पता लग जाए कि ये हेनरी कांस्टेंट है, ये डाल्टन कांस्टेंट है, और हेनरी कांस्टेंट डाल्टन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है। डाल्टन कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है जी। जैसे उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है कि जैसे मुझे पता है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना, तुम्हें याद नहीं करना, मुझे पता है नाइट्रोजन के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 298 केल्विन पर 76,480 बार होती है, 76,480 बार होती है। किसकी वैल्यू होती है? हेनरी कांस्टेंट की। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। कब? 298 केल्विन पर।
ठीक, तो अगर मुझसे बोला जाए कि डाल्टन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी 298 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा 1/76480। इसका मुझे क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है बस, इसको उल्टा कर दूं 1/76480 बार इनवर्स, 1/76480 बार इनवर्स हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, डाल्टन कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है जी, सुनो आगे। आगे की चीज क्या है, आगे की चीज ये है कि तुम्हारे ज्यादातर किताबों में ना ये लिखा होगा प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, हमारी एनसीईआरटी में ना हेनरी लॉ के ऊपर 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 क्वेश्चन इस पे हो जाते हैं। जब एक फॉर्मूले से 4 क्वेश्चन हो गए हैं तो भैया फिर बच्चा कहता है 10 फॉर्मूले क्यों पढ़ूं, तो भैया 10 फॉर्मूले क्यों पढ़े, इसका भी बहुत अच्छा जवाब है। अगली क्लास के अंदर ना मैं यही बताऊंगा कि बेटा एनसीईआरटी में 4 न्यूमेरिकल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है कुछ बोर्ड के, जिनके अंदर ना जब तक ये पूरी नॉलेज नहीं होगी तब तक सॉल्व नहीं होगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगा। फिलहाल एक चीज और सुनो, हेनरी कांस्टेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, हेनरी कांस्टेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसको सुनो। 3 कैरेक्टरिस्टिक बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक हेनरी कांस्टेंट की, पहली हेनरी कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक, हेनरी कांस्टेंट अगर शायद तुमने सुना हो तो मैंने बता दिया, हेनरी कांस्टेंट गैस टू गैस डिफर करता है। मैंने बोला ना नाइट्रोजन के लिए ये हेनरी कांस्टेंट है, ये बोला ना मैंने, ये तो नहीं बोला ना सबके लिए है, मैंने ये नहीं बोला ना कि यही नाइट्रोजन का यही ऑक्सीजन का, नहीं, मैंने बोला कि नाइट्रोजन के लिए ये हेनरी कांस्टेंट है, गैस टू गैस डिफर करता है हेनरी कांस्टेंट। ठीक, पहला क्या बताया मैंने, क्या करेगा, गैस टू गैस डिफर कर जाएगा हेनरी कांस्टेंट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक शायद तुमने सुन ली है, शायद तुमने सुन ली है क्या, कि हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मैंने कहा था 298 केल्विन पे नाइट्रोजन की ये वैल्यू है, तो ये क्या है 298 केल्विन पे ना, अलग टेम्परेचर पर अलग हुआ। ठीक, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक गैस टू गैस डिफर करता है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और कैसे वेरी करता है, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द हेनरी कांस्टेंट। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द हेनरी कांस्टेंट। 2 बातें। तीसरी बात साफ दिख रहा है यहां पर, एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो ये प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ये प्रेशर, फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर मेरा फॉर एग्जांपल 100 mm ऑफ मरकरी है। अब 100 के लिए वैल्यू क्या हो सकती है भाई, 100 into 1 या 50 into 2, समझ में आ गया होगा क्या। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ी 100 से 50 हुआ तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू घट गई तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। क्या मतलब, मतलब ये कि जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस उतनी कम हो जाएगी। बस दिख रहा है ना यहाँ पे, अगर मान लो प्रेशर में 100 ले लेता हूं तो 100 की वैल्यू क्या हो सकती है, 100 किसका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, हाँ भाई 100 किसका मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकता है, 100 into 1, 50 into 2, 25 into 4, 20 into 5, तो 100, 50, 25, 20 जैसे जैसे वैल्यू घटाई ये क्या बढ़ गए, 1, 2, 4, 5 ये वैल्यू बढ़ गई। तुम लेस द हेनरी कांस्टेंट मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी, और मोर द हेनरी कांस्टेंट लेस विल बी सॉल्युबिलिटी। यहां पर एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या कि भैया मछलियां एक्वेटिक स्पीशीज कब अच्छा फील कर रही होंगी, ठंडे पानी में या गर्म पानी में, या गर्म मतलब यहां पे 100 डिग्री नहीं है, 25, 30, 10, 1 ऐसे मान लो। ठीक, मछलियां कब अच्छा फील करेंगी, जब एक क्वेश्चन आता है ठंडे इन्वायरमेंट में मछली अच्छा फील क्यों करती हैं, तो ये आंसर, जितना टेम्परेचर कम होगा, भाई टेम्परेचर ज्यादा पे हेनरी कांस्टेंट ज्यादा था ना, तो जितना टेम्परेचर कम होगा हेनरी कांस्टेंट उतना ही कम होगा, और अगर हेनरी कांस्टेंट कम हुआ तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर ज्यादा होगी।
इससे क्या होगा, इससे भैया मछलियां कंफर्टेबल फील करेंगी। कम टेम्परेचर, कम हेनरी कांस्टेंट, कम हेनरी कांस्टेंट, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक है जी, ये आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पकड़ा, कौन सा, हेनरी लॉ और डाल्टन लॉ, गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर। अब जैसे करंट सिनेरियो चल रहा है कि कोरोना केसेस फिर से एक बार बढ़ने शुरू हो गए, तो हमारे यहाँ पर दोनों तरह के कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन आना चाहो, हमारे सेंटर्स के एड्रेस नीचे लिखे ही होते हैं और पीछे व्हाट्सएप नंबर भी आता ही है बाद में, आप उसमें से चेक कर सकते हो, उस वो हमसे पता लग जाएगा। अगर ऑनलाइन आना चाहते हो, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हो, तो भाई ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, जिसमें आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइव इंटरेक्ट में आप लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइव हमसे बात कर सकते हो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो उसमें भी हमसे ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, देश के किसी भी कोने से कर सकते हो। और अभी इस चीज़ की मैं 1-2 वीडियोस और डालने वाला हूँ। जैसे अब तुमने देख ही लिया, मैं तुम्हें बताया था एक चीज़, मैंने बोला कि भाई एनसीईआरटी के तो सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं इससे, बाकी न्यूमेरिकल्स का कहते हैं, वो बाकी न्यूमेरिकल्स से क्या, वो भी बता देते हैं कुछ देर में। एक दूसरी वीडियो डालेंगे उसके लिए भी। ठीक है भाई, इसको अच्छे से 1-2 बार देख लो, जैसे मैंने बताया था कि कैसे नोट्स बनाने, उसको बना लो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक कि जय श्री राम।